हेलो दोस्तों, आपको अपना चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। चलिए, हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्या तक पढ़ा दिए थे। अब पढ़ाना है अब परिमेय संख्या के बारे में, ठीक ना। देखिए, अब तो रुकना बिल्कुल मना है क्योंकि हम लोग का एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है ना जी। हैं, अब रुकना और सुतना और खेल लेना पहले ही जैसन करते रहिएगा। 9-10 महीना गुजर गया, क्या महीना बचा है? 2-3 महीना ना। अब तो मेहनत कर दीजिए, ठीक ना। मेहनत 2-3 महीना कर दीजिए और यहाँ से आप बेस्ट करेक्ट कीजिए थोड़ा सा, तो आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में कल पढ़ लिए थे ना कि परिमेय संख्या 2 प्रकार के होता है ना जी। भिन्न, पूर्णांक बोल दिए थे। फिर बोले थे कि परिमेय संख्या शांत व अशांत आवर्ती होता है, तो उसे बता दिए थे एग्जाम्पल दे के। आज हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। कौन सी के बारे में? अपरिमेय संख्या। और यहाँ समझिए कि अपरिमेय संख्या, पहले तो कोई पूछेगा कि अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो सुन लो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है। क्या बोले? जो P/Q के रूप में नहीं होता है, परिमेय संख्या होता है लेकिन P/Q के रूप में अपरिमेय संख्या नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए ना, इसको कहने का मतलब कि नहीं होता है। अच्छा, एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब एगो बोले हैं कि अशांत अपरिमेय संख्या जो होता है ना, अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होता है। अशांत कुछ होता है अनावर्ती। अशांत के मतलब समझ रहे कि न कट रहा है, ये तो समझ रहे हैं। अनावर्ती के मतलब होता है परिमेय संख्या में बोले थे कि रिपीट करेगा, यहाँ तो दे दिया भाई अनावर्ती। अनावर्ती कहने का मतलब न कटेगा न रिपीट करेगा, मान बदलते जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल पूछ दिएगा कि √2, कोई बोलेगा ऐसनो कोई लेकिन होगा जो कहेगा कि 1 ना ले लूं, तो सुन लो, 1 का वर्गमूल बाबू कितना? 1 होता है। 1 तो परिमेय संख्या, √2 का वर्गमूल 2 ना होता है, समझे। √2 का वर्गमूल कितना होता है? तब देखिए कितना होता है, 1.14135 देखिए ना तो काट रहा है कहूं और ना रिपीट कर रहा है, बार बार वैल्यू का इसका मान बदलते जा रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, समझ गए। अब आगे आ जाइए, √3 ले लीजिए, तो √3 के वर्गमूल कितना? 1.73205008, पता ना अब आगे का होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा ना। लेकिन हम लोग इतना से समझ रहे हैं कि √2 √3 √4 होगा बाबू अपरिमेय। देखो, √4 का बाबू वर्गमूल 2 होता है, तो 2 तो परिमेय संख्या हो गया रे भाई, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 2 तो परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा, 2 होगा। √2 √3 √4 नहीं होगा ना जी। अच्छा, √5 के आप निकाल लीजिए, तो इसका भी दशमलव में अगर 2 दशमलव कुछ आते जाएगा, 6 के √6 √7 √8 भी है परिमेय, √9 का वर्गमूल 3 तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। ऐसे आप आगे तक निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मोटा मोटी इसको समझ लीजिए ना क्या परिमेय संख्या क्या, मैंने निचोड़ के बाद कि वैसी संख्या जो कोची में रहेगा तो रूट में रहेगा, कोची में रूट में रहेगा, और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या का देते हैं। क्लियर? अब अपरिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरा बढ़िया से परिचित हो गया ना हमने के। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन संख्या होती है। चलिए तो देखते हैं। हम लोग यहां से अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिए। आगे जो हम लोग को पढ़ना है ना जी, देखिए क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या पे बात करते हैं। क्या संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, आप लोग तो जानवे करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, शुरू से जानते हैं और उसको यूज भी करते आ रहे हैं, फिर भी बता देते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम बोल रहे हैं, परिभाषा लिख देते हैं तब समझा देते हैं ना। लिख दें, चलिए लिखिए देते हैं थोड़ा सा, देख लो लिख दिए हैं।
प्राकृतिक संख्या। क्या? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे बड़ा एन से सूचित करते हैं ना। अच्छा बताइए कि कोई भी चीज को गिनने के लिए, ऐसे भी बोल सकते, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग होता है ना, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप लोग सोचिए कि जब कोई भी संख्या को गिनती होती है, शुरू करते हैं गिनने के लिए, तब कहां से? 1 से, 2 से, हाँ एक से ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 0 से ना तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। क्लियर? हाँ, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। तो इसको हम n बराबर क्या से लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे तक इनफाइनाइट तक हो जाएगा बाबू ना। अनंत होते हैं प्राकृतिक संख्या। क्लियर? तो यहां से हम जानते हैं कि गिनती शुरू 1 से होती है, तो 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना जी। आप लोग जानते ही होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। लेकिन यहां से बिहार बोर्ड में कैसे सवाल पूछेगा? तो अब देखो जल्दी जल्दी हम लोग इसको सवाल ये कर लेते हैं। पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? सवाल पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है। तो आप ही बताइए ना भाई कि 1, 2, 3, 4, 5 लेकर अनंत में तक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा? तो कहिएगा कि 1 तो है ही। तो यहां से लिख दिए कितना? 1। कितना? 1। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। अब क्या सवाल उठेगा यहां से? दूसरा तो बोलेगा चिन्ह पारित हुआ कर मतलब कि यही बात यहां लिखल है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। देखिए चिन्ह लाइन पारने का मतलब है कि यही बात जो ऊपर लिखल है ना, वही बात नीचे भी लिखना है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तक क्या बताइएगा? तो बोलिए अनंत तक ना हम बोल दिए हैं जी, यानी कि इसको बोल देंगे अनंत। क्या बोल देंगे? अनंत। अब हमको पता है, आपको पता है कि कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं ना, इसलिए हम बोल दिए कौन चीज? अनंत, इनफाइनाइट। तीसरा सवाल कैसे पूछता है बिहार बोर्ड वाला? घुमा घुमा के भैया सवाल पूछता हुआ। अब लगेगा कि इक्का हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा डीप में जाके पढ़िए, कोई दिक्कत ना, हो जाएगा कवर। सबसे छोटी तो बोलिएगा 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत। तीसरा सवाल पूछेगा कि 2 कर्मागत के मतलब समझते हैं बाबू? कर्मागत के मतलब होता है लगातार। कुछ लगातार। तो 2 कर्मागत प्राकृत संख्या का अंतर। अंतर। तो 2 कर्मागत प्राकृतिक संख्या के जब अंतर पूछेगा ना, तो हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होता है? 1। बोलेगा कि कैसे? तो अब दिखाते हैं, इधर एग्जाम्पल देके थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई बात ना। 9 और 10 2 लगातार है। 9 और 10 कैसा संख्या? लगातार है। तो 9 10 में कितना का अंतर? 1। कितना? 1। बोलेगा कहीं से भी 2 को लगातार उठा लीजिए ना, कोई दिक्कत परेशानी ना होगा, कहीं से भी, लेकिन लगातार होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, बात को ध्यान में रखना है। बोलेगा कि 10 और 11, तो 10 11 में कितना का अंतर? तो बोलिएगा कि 1। तो समझ गए ना कि 2 कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 1 होता है। चौथा सवाल जानते हैं क्या पूछता है? चौथा सवाल देखिए कैसे पूछता है। चौथा सवाल कहेगा ना कि 2 कर्मागत प्राकृत संख्या का अंतर न पूछ के बाबू HCF पूछ देगा। कुछ 2 कर्मागत प्राकृत संख्या का HCF। तो 2 कर्मागत प्राकृतिक संख्या का HCF भी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कैसे? तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या में 9 और 10 ले लेते हैं, ठीक है, आप 2 3 भी ले सकते हैं, 4 5 भी ले सकते हैं, है ना, 6 7 भी ले सकते हैं, 8 9 भी, कहीं से भी उठाइए, लेकिन लगातार होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ 9 और 10 2 लगातार है, तो 9 और 10 का HCF निकाल लीजिए ना। जो बचपन वाला नहीं सीखे थे HCF, वही भागे विधि से अपना के देख लीजिए ना कि 9 10 में कितना का HCF? तो 1 आएगा, है ना। 9 से 10 में भागा देंगे 1, 1 से फिर 9 में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्लियर कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF 1 होता है। और जब 5वां सवाल पूछेगा ना, यहाँ से सब बहुत VVI है, थोड़ा सा अब डालने लगा, पहले तो नहीं पूछता था, लेकिन अब जब सब्जेक्टिव पूछ रहा है ना बिहार बोर्ड, तब से डालने लग रहा है। देखिए क्या सवाल है 5वां, हम उसको बताते हैं।
लीजिए सवाल हम लिख दिए हैं, सामने है। सवाल पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। सवाल कैसे पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब जोड़ पूछ रहा है, यानी योग माने योगफल भी बोल सकता है, जोड़ भी पूछ सकता है, या योग, तीनों में से कोई भी बोल सकता है। तो समझिए, प्रथम मतलब लगातार, प्रथम मतलब लगातार। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब योग पूछेगा तो उसका फार्मूला मैंने लिख दिया, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। तो देखिए सवाल कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहने का मतलब कि बीच में 5 है छुपल, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और कहाँ तक जोड़ना है, 10 तक। तो जानते हैं हम लोग परीक्षा में ऐसे करेंगे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो ऐसे करे तो समय भर जाएगा भाग, और हम लोग जाएंगे परीक्षा में पिछुआ, लेट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि n क्या होता है जी, तो n होता है अंतिम संख्या। n क्या होता है यहाँ पे, अंतिम संख्या। लिख सकते हैं कि जहां n बराबर अंतिम संख्या को डिनोट करेगा, अंतिम संख्या को। तो अंतिम शुरू वाला नहीं, अंतिम। तो यहाँ कहां तक जोड़ना है, 10 तक। तो यहाँ बाबू n बराबर हो जाएगा कितना, 10। n बराबर 10। तो यहाँ योग ना निकालना है 10 तक के। तो योग बराबर लिखिए, n के जगह पर रखिए 10 इंटू ब्रैकेट है, फिर n के जगह पर 10 प्लस 1 और बटे में 2। तो देखिए 10 और 1 कितना, 11, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना के चिन्ह, और 10 1 11 बटे में 2, और 2 से 10 क्या बार में 5। तो 11 से 5 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बबुआ, 5। 11 5 55। यानी कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो गया, 55। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से, फार्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, जो भी कहिए, आप इसको उस माध्यम से आप आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल ऐसे पूछेगा कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग। तो कोई बात नहीं, कितनों पूछे, 1000 पूछे, 500 पूछे, 200 300, 1 से जहां तक के पूछना पूछ लो, हम यही फार्मूला पर जवाब देंगे। तो यहां से n बराबर कितना होगा बोलिए, तो बोलिएगा कि 100। हम अंतिम बोले हैं ना, शुरू वाला नहीं लेना है, इनके मान अंतिम पद होता है। यानी कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो बोलिए n बराबर 100, तो हमको निकालना है योग। तो देखिए ना, हम यहाँ फार्मूला थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना, तो बिना डायरेक्ट मतलब हल कर सकते हैं। कैसे से सुनिए, n का तो मान अंतिम वाला होता है, तो n में खाली वन ना जोड़ के गुना हो रहा है। तो n बराबर यहाँ कितना है, 100। तो योग निकालना, तो 100 गुने, और 100 में 1 जोड़ दीजिए और गुना के चिन्ह दीजिए। तो 100 और 1 101, और बाटा में हमेशा कुछ होगा, दुए ना है जी, बाटा में 2, n का जगह 100, फिर यहाँ रखेगा तो 100 प्लस 1, तो 101 हो जाएगा, बाटा में 2 काट दीजिए। तो 2 से 100 कै बार में 50, और 50 से 101 में गुना कीजिएगा तो 50 आंसर। समझ में आ गया ना। यही वो सवाल पूछता प्राकृतिक संख्या से कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना जी, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF तो कितना 1 पीछे बताएं, 2 प्राकृतिक लगातार है ना, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर तो 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक, चलिए अगला जो संख्या है ना, हम लोग के पूर्ण संख्या पे चर्चा करना है। किस पे, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ लें तो पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या याद हो गया ना कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक और गिनती की संख्या को n से सूचित करते हैं, और गिनती की संख्या शुरू कहां से, 1 से होती है। आगे देखिए पूर्ण संख्या, तो हमने इसका परिभाषा, इसको अंग्रेजी में बाबू होल नंबर्स कहते हैं। कोची, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। देखिए हम इसका परिभाषा लिख दिए हैं, आपको लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या जो है ना, उसमें अगर 0 को शामिल कर दीजिए, मिला दीजिएगा ना, तो जाके पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि एगो सदस्य बढ़ जाता है, कौन, तो 0, किसमें, तो प्राकृतिक संख्या में बढ़ जाता है ना जी। और प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या को इसे W से सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से, तो पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं ना जी। तो W बराबर कहां से, यानी कि यहाँ W बराबर सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग 0, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल करना है, 0 को, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। यानी कि देखिए सब बतिया वही रह गया पूर्ण संख्या में, खाली थोड़ा सा नाम मात्र के चेंज हुआ है। कौन चीज, कि प्राकृतिक संख्या में खाली एगो 0 सदस्य बढ़ गया ना जी, 0 सदस्य बढ़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया
पूर्ण संख्या। अब यहां से समझिए कि पूर्ण संख्या 0 से होता है स्टार्ट। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, है ना। तो यहां से सवाल क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो देखिए सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? तो 0। देखिए 0 है ना, इतना में सबसे छोटा कौन है? तो 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और क्वेश्चन 2 पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो इसको भी लिखेंगे बाबुआ कौची? अनंत। हमारा पता है या तोरा पता है कि कितना बड़ा बड़ा पूर्ण संख्या होता है? से नहीं। प्राकृतिक संख्या पते नहीं है, पूर्ण संख्या पते नहीं है कि कितना बड़ा होगा, इसलिए हम लोगों को जवाब क्या देंगे? अनंत। प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए ना। तो पूछेगा सवाल, अभी पिछला बार में पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, और हो सकता है कि पूछ देवे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत बोल सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब आगे किस कौन संख्या पर चर्चा करना है उसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। आगे आओ। देखिए अगला जो संख्या है ना वो पूर्णांक संख्या पे चर्चा कर लेते हैं ना जी। पूर्णांक संख्या पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर्स कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो देखिए हम बोले अगर एकदम साफ शब्द में कह दें इसको, तो देखिए जो 0 भी शामिल हो, धनात्मक संख्या भी शामिल हो, ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मतलब 0। तीनों को मिलाने से, तीनों को समूह से, है ना जी, तीनों को मिलाने से एक समूह बनता है जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग लिख दिए हैं, आप भी लिख सकते हैं ना। समझ गए तो अति बात है, अति सुंदर, अच्छा है। देखें 0 सहित क्या लिखे हैं? 0 सहित सभी, 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड या आई से सूचित करते हैं। जेड से यानी कि इसको एक गणितज्ञ थे जेहलिन नामक शब्द के, उन्हीं ने अपना नाम पर एक जेड भी दिए थे, और आई से तो इंटीजर होबे करता है ना जी, यानी कि जेड या आई से इसे सूचित करते हैं। तो इसको में तमाम संख्या कौन कौन आएगी? यानी कि पूर्णांक संख्या में तो 0 भी आएगा, ऋणात्मक कहने का मतलब कि माइनस में आएगा, और धनात्मक कहने का मतलब कि प्लस में आएगा। तो देखिए हम लिख लेते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होता है जी पूर्णांक संख्या। जैसे समझ सकते कि डॉट डॉट -2 -1 है ना, फिर इसके बाद 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 3, फिर डॉट डॉट ऐसे। कहने का मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेके, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है वो सब के सब पूर्णांक में ही आते हैं। यानी कि देखिए माइनस के 2 यहां तक जो संख्या हमने लिखा ये सब के सब है बाबू ऋणात्मक संख्या। माइनस में जो भी संख्या आएगा ना उसको ऋणात्मक, और यहाँ पे एक संख्या है क्या? शून्य, जिसको हम लोग 0 कहते हैं। शून्य ना जी, शून्य कहेंगे, कुछ कहेंगे शून्य कह देंगे। अच्छा, और यहां से यहां तक जो प्लस वाली संख्या है इस सब को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। कुछ कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। कोई पूछेगा कि पूर्णांक संख्या कै प्रकार के, तो बोलिएगा कि 3 प्रकार के। कौन कौन? देखो ऋणात्मक, शून्य और फिर धनात्मक। यानी कि ये तीनों को मिलाने से जो संख्या का निर्माण होता है उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? चलिए अब और आगे संख्या पर बात करना है ना, तो चलिए उसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला जो संख्या हम लिए हैं सम संख्या लिए हैं। कौन संख्या लिए हैं? सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बाबू इवेन नंबर कहते हैं। कौन? इवेन नंबर्स कहते हैं। यानी कि समझिए कि वैसी संख्या, हम इसको परिभाषा दे रहे हैं, वैसी संख्या जो 2 से, कैसे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से भागा देंगे ना और पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेष कुछ हो ना बचेगा, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 से कटेगा तो सम है। 4 भी कटेगा 2 से, 6 8 10 12 14 डॉट 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 20 100 है ना जी, 1000 1200। ये सब जितना भी हम संख्या लिखे हैं ना बाबू, सब के सब सम संख्या है।
कौन संख्या है? सम संख्या। क्यों कि 2 से जब भागा दीजिएगा नहीं सब में, तो सब में 2 से भागा देने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर? यानी कि और बड़ा संख्या, ऐसा संख्या लीजिए जो 2 से भागा देने पर 246 भी एक सम संख्या है ना। हम बताएंगे विभाज्यता के नियम, कभी हम ले आन देंगे बीच में वैसा वीडियो, जब समझ जाएगा विभाज्यता के नियम क्या कहता है तो समझ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि वैसी संख्या जो 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए या विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे 246 में 2 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना जी, 123 बार में। और इस सब में 2 से भागा दीजिएगा ना तो सब संख्या 2 से कटे वाला है, इसलिए सब के सब कौन संख्या? सम संख्या। और आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं विषम संख्या के बारे में। क्लियर? चलिए देखिए अगला जो संख्या हमने लिखा विषम संख्या पर चर्चा करेंगे। किस पे? विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में ओड नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओड नंबर्स। तो हमने परिभाषा पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि सम के जस्ट उल्टा, सम में होता था कि 2 से भागा देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, है ना जी, मूड़ी कट जाए पूरा पूरा, उसको सम। और जेकर मूड़ी कटबे न करेगा तो केकरा से भागा देला पर? केवल 2 से, उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 1 में भागा दीजिएगा ना तो पूरा पूरा ना कटेगा बाबू, कौन में जाएगा? दशमलव में जाएगा, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटा, यानी कि 1 है विषम। 2 ना होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13 डॉट डॉट। इस सब के सब कौन संख्या है? आगे तक बहुत बड़ा बड़ा संख्या जाएगा ना। वैसी संख्या जो 2 से इस समय भागा देगा ना, 2 से इस सब संख्या में अगर 2 से भागा देगा तुम, कैसे? 2 से, तो इस सब संख्या पूरा पूरा विभाजित होने वाला नहीं है, सब के सब दशमलव में आएंगे। क्या में? दशमलव में आएंगे। क्लियर? यानी कि इसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। केवल 2 से हम बात कर रहे हैं ना, सम और विषम में। और आगे एक संख्या के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं ना। तो हम लोग अभी पिछले पार में विषम संख्या पर चर्चा किए थे, अब आगे हम थोड़ा सा देखिए अगला संख्या पे। तो यहाँ पे अगली संख्या जो लिए हम अभाज्य संख्या लिए हैं। क्या? एक नया संख्या आया, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? या इसी के गाँव नाम है बाबू रूढ़ संख्या। क्या? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए पढ़ रहा परिभाषा, समझिएगा। वैसी संख्या जो खुद मतलब स्वयं, खुद का मतलब स्वयं से तथा 1 से कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब समझिए, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे या खुद से कटे या स्वयं से कटे, तीनों का मीनिंग एक ही है ना जी। खुद से, अपने आप से, स्वयं से, ये तीनों का मीनिंग एक ही है ना। यानी कि वैसी संख्या जो खुद से कटे, स्वयं से कटे या अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा सुनिए। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि 1 कैसा संख्या? 1 होगा अभाज्य? नहीं, 1 केवल 1 से कटता है और किसी से नहीं, ठीक ना। तो 1 नहीं होगा। अच्छा, 2 होगा तो 2 बोलिएगा कि 2 का गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तब बात तो सही है, यानी कि इसका 1 यानी कि अभाज्य संख्या होगा। क्लियर? दूसरा, तीसरा देखिए, 3 नंबर जो है 1 और 3, यानी कि 1 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। समझ गए ना? देखिए, तो हाँ हम बोल रहे थे कि अभाज्य संख्या, तो 2 केवल 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? तो 2 हो गया ना। उसी प्रकार आगे बढ़ेगा तो 3, तो 3 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 और 3, और तो कोई हो नहीं, यानी कि ये भी एक कैसा संख्या? तो अभाज्य संख्या। 3 के बाद बढ़िए तो 4, तो 4 का कितने गुणनखंड होगा? देखिए 1 से कटता है 4, 2 से, फिर 4 से, यानी कि भाई इस 4 का गुणनखंड तो 3 हो गया। तो हमको तो बोले थे कि आपको केवल 2 से मतलब है, 2 से न कम और न 2 से ज्यादा, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 4 होगा अभाज्य? तो बोलिएगा कि 4 अभाज्य नहीं होगा, तो 4 का हटा देते हैं यहां से। क्लियर? अब आगे बढ़ जाइए तो 5, तो 5 का गुणनखंड कौन कौन? 1 और 5, यानी कि आप सिंपल समझ सकते हैं, कोई भी कितना बड़ा संख्या दे देवे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड
केवल दूगो हो, ना तो दूगो से कम ना तो दूगो से ज्यादा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना जी। जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से न कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। गया माइंड में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो संख्या हम लिए हैं बाबू, वो है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या, या इसका गांव नाम है यौगिक संख्या। क्या नाम है? यौगिक संख्या, जिसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। तो हम इसका परिभाषा पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप कहने का मतलब स्वयं या खुद अपने आप से कटे, तथा किसी और संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको दूसरा परिभाषा सुनिए। वैसी संख्या क्या? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से कम न हो, 2 से अधिक भी बोल रहे हैं, 2 को भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं, यानी 2 से अधिक, यानी कि 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5, 2 भी नहीं, 2 से अधिक होना चाहिए, उसको हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एक तो होगा नहीं, एक केवल एक से कटेगा, 2 तो होगा नहीं, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 तो होगा नहीं, 1 और 3 होता है, उसका गुणनखंड 4 होगा, यानी कि 4 का गुणनखंड जो होगा 1 से कटता है, 2 से और 4 से, यानी कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, 1, 2, 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया? 4। समझ गए ना? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। और आगे बात कीजिए, 5 होगा जी ना, 1 और 5 से 6 होगा। 6 तो कहिएगा कि 6 के तो लगता होगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक भी हो रहा है ना, 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और किसी भी संख्या से कट रहा है। यहाँ पर 2 और 3 अन्य संख्या हो गया, यानी कि ई भी 6 भी कैसा संख्या हो गया? तो भाज्य संख्या। इसी प्रकार 7 तो नहीं होगा, 8 होगा। देखिए 8 का 1 से भी कट रहा है, 2 से, 4 से और 8 से, इसका तो भी 4 को गुणनखंड होने गया जी, यानी कि 8 भी एक कैसा संख्या है? तो भाज्य संख्या है, यानी कि यौगिक संख्या। समझ गए ना? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।